आप करने लगे हो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप करने लगे हो डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जरा बिगर पिक्चर देखो ना, आप बिगर पिक्चर ज़हन में लेके आओ। अब डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म भी होती है और डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। एक साल के अंदर अंदर के डिसीजंस भी होते हैं। अच्छा, आपने अभी आपको मसला पड़ गया है, आपने आपकी मशीन खराब हो गई है, अब आपने आज फैसला करना है कि महीने के अंदर अंदर आपने इसको या तो रिप्लेस कर देना है या इसको आपने रिपेयर करा लेना है या आपने किस्तों पे ले लेनी है, व्हाटएवर जो भी है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, आज फैसला करना है आपको या इस महीने के अंदर अंदर करना है। लेकिन एक ये है कि आपने एक फैक्ट्री लगानी है, आपने एक अपने मशीन को रिप्लेस करना है और वो आज अर्जेंट ज़रूरत नहीं है, वो 3 साल बाद वो मशीन आपको पता है कि खराब हो जाएगी या वो मशीन जो है वो उसकी उसकी वो स्क्रैप हो जाएगी। तो आपने 3 साल आज बैठ के अगले 3 साल बाद का फैसला आप ले रहे हो कि अच्छा उस वक़्त फिर मशीन को आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे या क्या करोगे? या आज भी लेट्स से अगर आपने ये सोचना है तो आप एक ऐसा एसेट लेने जा रहे हो जिससे आपको अगला 4-5 साल बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो ये आर्ज़ी डिसीज़न नहीं है, लॉन्ग टर्म डिसीज़न है। अच्छा, अब इसमें मैंने ये क्यों कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी आप पढ़ते हो और आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी पढ़ते हो। तो अभी अगले आने वाले कुछ सेक्शंस में हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में वो रेलेवेंट कॉस्टिंग और पढ़ेंगे और उसमें मेनली शायद मेक और बाय का डिसीजन होता है। वैसे जो मेक और बाय है वो सिर्फ एक मिसाल है डिसीजन मेकिंग की, लेकिन इस मिसाल से हम डिसीजन मेकिंग सीख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग होती क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। ये दो लफ्ज सिर्फ हैं, चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। जब आपके पास किसी एक मसले के या इवन एक अपॉर्चुनिटी में दो ऑप्शंस होते हैं या तीन ऑप्शंस होते हैं या चार ऑप्शंस होते हैं और आप उसमें से कोई एक चूज करते हो सही वाला, तो वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको जो दे सकता हूँ वो इन इटसेल्फ एमसीक्यू है। आपके पास एक स्टेटमेंट है और उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कोई एक चूज़ करते हो, तो बेसिकली आप क्या ले रहे हो? आप डिसीजन ले रहे हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। एक क्वेश्चन 4 आंसर्स, उसमें से एक राइट आंसर। डिसीजन किस तरह लिया जाता है? डिसीजन राइट इन्फॉर्मेशन की बेस पे लिया जाता है। राइट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो उस वक़्त अवेलेबल होती है और उसके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं। लाइक वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए, दिस एंड दैट। मैं उस फीचर्स में नहीं जाना चाहता, बस जस्ट आपको एक मोटी-मोटी बात मैंने आपको बताई। लेकिन हम डिसीजन कैसे लेते हैं? तो अल्टीमेटली हम डिसीजंस कहीं न कहीं ले रहे होते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। अगर हम किसी टूल की बात ना करें अभी, हम किसी स्पेसिफिक टूल की बात ना करें कि जी एनपीवी की बेस पे ले रहे हैं, आईआरआर की बेस पे ले रहे हैं, पे बैक की बेस पे ले रहे हैं, कोई और स्पेसिफिक टूल की बात नहीं करें, तो हम जनरली अगर कॉमन सेंस बात करें तो हम डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कि अच्छा, हम देखते हैं कि एक अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या है, दूसरे अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या है, एक अल्टरनेटिव का बेनिफिट क्या है, दूसरे अल्टरनेटिव का बेनिफिट क्या है, और अल्टीमेटली अगर बेनिफिट एक्सीड कर जाता है एक अल्टरनेटिव का दूसरे अल्टरनेटिव से, तो हम दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ, पहले अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी बड़ी कॉमन सेंस बात है कि हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे इस सारे मामले में चाहे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, अच्छा अब ये बात तो हमने तय कर ली कि हम कहाँ पे इस वक्त फॉल कर रहे हैं, हम इस वक्त फॉल कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में। तो बेसिकली जो कैपिटल बजटिंग के या जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। और इसमें कौन किस किस तरह के डिसीजंस आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल इसके अंदर, so any decision that involves an outlay now in order to obtain a future return is a capital budgeting decision. हम आज एक डिसीजन की खर्चा करते हैं और हमारा मकसद क्या है कि हमने फ्यूचर में रिटर्न लेना है। इसमें कौन कौन से डिसीजन है? कॉस्ट रिडक्शन के डिसीजन। क्या आप कोई नया इक्विपमेंट परचेज कर लो जिससे कॉस्ट कम हो जाए, तो आप पुराना इक्विपमेंट कॉस्ट ज्यादा लगा रहा है, पुरानी मशीन है, पुरानी गाड़ी है, ज्यादा कॉस्ट खा रही है, तो आप उसको रिप्लेस कर लो किसी नई से। एक्सपेंशन डिसीजन है कि नई फैक्ट्री लगा लो, नया प्रोडक्ट लगा लो, नया प्लांट लगा लो, नया वेयर हाउस एक्सपैंड कर लो जी, नई ब्रांच बना लो। एक्सपेंशन डिसीजंस लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। इक्विपमेंट सिलेक्शन डिसीजंस हैं कि अच्छा आपके पास आपने एक प्लेन खरीदना है तो बोइंग 787 लो या एयरबस A380 लो, तो आप कौन सा इक्विपमेंट लो या कौन सा जो है वो एसेट खरीदो।
लीज वर्सेस और बाय डिसीजंस भी इसी के अंदर फॉल कर जाते हैं, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजंस भी इसके अंदर फॉल कर जाते हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं, आप कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर वो आपको कहे कि अच्छा बताओ कि ये मिसाल कैपिटल बजटिंग डिसीजन की है या ये मिसाल जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की नहीं है। तो आपने बेसिकली ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म पे एक ऐसा खर्चा आप जो आज कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में, एंड फ्यूचर रिटर्न मींस ग्रेटर देन 1 ईयर रिटर्न मिले, तो वो बेसिकली आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहोगे। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब या तो स्क्रीनिंग डिसीजंस होते हैं या प्रेफरेंस डिसीजंस होते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको कुछ डिसीजंस ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे जिसमें आप स्क्रीनिंग कर रहे होगे। स्क्रीनिंग क्या है जी? अच्छा जी, आपका एक प्रोजेक्ट है ए, आप इसकी स्क्रीनिंग करते हो कि अच्छा ये वायबल है या नहीं है। अकेला अकलौता प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है, आप इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हो। अगर ये आपके थ्रेशोल्ड पे, आपके मेयार पे, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एनपीवी का, आईआरआर का, ये जो भी आपने रिटर्न चाहते हो, अगर ये उसमें पूरा उतरेगा तो आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, अदरवाइज आप इसे रिजेक्ट कर दोगे। तो स्क्रीनिंग डिसीजंस आर सिंपल एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ सिंगल प्रपोजल। जब आपके पास कोई एक प्रपोजल है, आप उसको स्क्रीन करते हो और उसको क्राइटेरिया से लगा के आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो, तो वो स्क्रीनिंग डिसीजन है। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा प्रपोजल्स होते हैं, आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, आप ए फैक्ट्री लगा सकते हो, बी फैक्ट्री लगा सकते हो, ए इक्विपमेंट खरीद सकते हो, बी इक्विपमेंट खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटाइज करना होता है कि आप क्या करो, प्रेफरेंस क्या है, ए करो या बी करो। तो जब आप कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे होते हो दो ऑल्टरनेटिव्स को या तीन को, तो उसमें आप जो डिसीजन ले रहे होते हो उसको आप प्रेफरेंस डिसीजन कहते हो। तो दो तरह के डिसीजन हैं। तो ये भी एक थ्योरेटिकली मैंने आपको बात बता दी, शायद कभी किसी क्वेश्चन में आपसे ये बात जो है वो थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन बात अब मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो, बिफोर गोइंग इनटू एनी टूल, मैं अभी ये एनपीवी आईआरआर और इस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ अब सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कैश फ्लोज पे, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट कैश फ्लोज में गड़बड़ कर जाता है, ठीक है, उसको उसको कैश फ्लोज का आइडिया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा जो टूल है, ये जो सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो रहे होते हैं, ये हो तो कैश फ्लोज की बेस पे हो रहे होते हैं। और अगर आपको कैश फ्लोज क्लियर ना हो और आप कैश फ्लोज को सही तरीके से पिक ना कर पाए और कैश फ्लोज को सही तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए, तो वो जो अगला मरला होता है उस पे पे बैक पीरियड का, ये एनपीवी का, ये आईआरआर का, वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। हाँ, अगर कैश फ्लोज दिए हुए क्वेश्चन में एनपीवी आईआरआर निकालनी है, वो आप लोगों के लिए शायद सिंपल होता है, बट अगर कैश फ्लोज नहीं दिए हुए तो डेफिनेटली आपने जब कैश फ्लोज खुद पिक करने हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब इस कैश फ्लोज की बात करने से पहले अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मैं कैश फ्लोज को पहले करूँ या मैं आपको चलो मैं इसको अभी प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऐसा है कि जिसमें मैं दो चीजों को साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। तो चले, मेरे ख्याल में मैं आप जो जो लॉजिकली बात है अब उसी तरह ही चलते हैं। तो कैश फ्लो की बात भी करने से पहले लॉजिकली मुझे एक और बात आपके साथ करनी पड़ेगी और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट ना सिर्फ इस लेक्चर के लिए बल्कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है, मेक और बाय डिसीजन या रेलेवेंट कॉस्टिंग, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चूंकि आप का जो डिसीजन है, उसकी बुनियाद है कॉस्ट, ठीक है, और उसकी कॉस्ट से भी बढ़ के उसकी बुनियाद कैश फ्लोज है, क्योंकि कॉस्ट से अगली टर्म हम यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए और वो है रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जब भी आएगी, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसमें जो कॉस्ट आप पिक करोगे वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और रेलेवेंट कौन सी होती है? उसकी एक खसूसियत तो यही होती है कि वो कैश फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जस्ट 5 मिनट में लगाऊंगा आपके साथ आपको ये समझाने में कि कैश रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको जरा रिवाइज भी हो जाएगा और ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कैश फ्लो वाली, ये भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट जो है उसकी तीन खसूसियात होती हैं, ये नोट कर लें आज: फ्यूचर,
इंक्रीमेंटल और कैश फ्लो। ठीक है, ये ज़हन में बिठा लें। 1 2 3 रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला कैश होता है। ठीक है, फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है, यानी कि अगर एक कॉस्ट पहले लग चुकी है, एक इक्विपमेंट पहले खरीद चुके हैं, तो अब उसके रिप्लेसमेंट डिसीजन में वो जो कॉस्ट लग चुकी है वो अब हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मैंने ए इक्विपमेंट खरीदा था आज से 2 साल पहले 1 लाख का, अब मैं इसको बी से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ और बी कितने का, 1 लाख का है, तो ये कॉस्ट लग चुकी है, ये मुझे अब कोई इससे कोई खास सरोकार नहीं है, बेसिकली ये रेलेवेंट है ही नहीं। ठीक है, तो रेलेवेंट कैश फ्लो इज फ्यूचर में लगने वाला कैश फ्लो है, तो बेसिकली ये रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिसीजन लूंगा, रिप्लेस करूंगा बी से, तो मेरा 1 लाख रुपए लगेगा। तो पहली बात, अगर कोई भी पास्ट का कैश फ्लो आए तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता। दूसरा, इंक्रीमेंटल। अब ये इंक्रीमेंटल वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे होगे और आप एनालिसिस कर रहे होगे और 2 डिसीजंस आप देख रहे होगे, तो उसमें आप इंक्रीमेंटल सेंस में डिसीजंस ले रहे होते हो। अब इंक्रीमेंटल सेंस का डिसीजन क्या है कि आप के पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। 2 ऑल्टरनेटिव्स में एक ऑल्टरनेटिव मशीन ए है और एक ऑल्टरनेटिव मशीन बी है। ठीक है, तो मशीन ए पे आपका 1 लाख लगेगा या मशीन बी पे 2 लाख लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है वो 1 लाख है। ठीक है, सो यहाँ पे आप जब इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को कर रहे होगे और आप इंक्रीमेंटल बेस पे करोगे, अच्छा अब 2 तरीके हैं, वो भी मैं भी आपको उस पे बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। वो 2 तरीके कौन से हैं? या तो आप टोटल बेस पे करो, टोटल बेस का मतलब है इस मशीन को अलहदा आप सॉल्व करो, इसकी एनपीवी एरर निकालो, और इस मशीन को आप अलहदा सॉल्व करो, इसकी एनपीवी एरर निकालो और देखो किसकी एनपीवी एरर वगैरह वो है, वो ज्यादा है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इंक्रीमेंटल बेस पे करो, जो कि शॉर्टकट भी होता है, और बाज बात क्वेश्चन में वो खुद आपको कहता है कि जी ऐसे ही करो, आप इंक्रीमेंटल सेंस में करो, ताकि हमें पता लगे कि आपको इंक्रीमेंटल वे में थिंकिंग आपको आती है कि नहीं आती। तो इंक्रीमेंटल सेंस में तो आप यहाँ पे ना 1 लाख लोगे ना 2 लाख लोगे, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस लोगे, क्योंकि आपके डिसीजन में जो अमाउंट फर्क डालेगी वो ये जो इजाफी अमाउंट है, इंक्रीमेंटल अमाउंट है, ये फर्क डालेगी। जो अमाउंट सेम रह रही है, क्योंकि 1 लाख और 2 लाख में 1 लाख तो सेम रह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस 2 लाख में से 1 लाख तो सेम रह रहा है। ठीक है, तो ये 1 लाख और ये 1 लाख तो सेम है। जो इजाफी अमाउंट है ए से बी जाने में वो कितनी है? 1 लाख। तो बेसिकली ए से बी का फैसला लेने में इजाफी जो कैश फ्लो है वो 1 लाख है, और हम इस इजाफी कैश फ्लो के अगेंस्ट देखेंगे कि इजाफी बेनिफिट क्या है। ये इजाफी कॉस्ट है, तो हम देखेंगे इजाफी बेनिफिट क्या है। तो इजाफी कॉस्ट और इजाफी बेनिफिट और इजाफी कैश फ्लो को फिर हम अप्रेज करेंगे और देखेंगे कि एनपीवी आईआरआर क्या आता है। तो दूसरी बात आप ज़हन में बिठा लें कि ये इंक्रीमेंटल होती है। और तो मैंने आपको बता दिया ये। और तीसरी बात ये है कि ये कैश फ्लोज होते हैं। ठीक है, सो अगर कोई चीज कैश फ्लो में नहीं है तो वो आपने डेफिनेटली उसको आपने जो है वो वैसे तो इग्नोर करना है, लेकिन बाद में उसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस आती हैं वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने टैक्स इम्प्लीकेशन से बिल्कुल बात नहीं करनी। तो तय हुआ जी, फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट होती है, संक कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। जो एक्स्ट्रा कैश फ्लोज हैं वो रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई फिक्स कॉस्ट है तो वो यूजुअली इग्नोर होती है अनलेस कोई इजाफी फिक्स कॉस्ट ना हो। अगर कोई कमिटेड कॉस्ट है, यानी कि आप कमिट कर चुके हो फ्यूचर में ये कॉस्ट लगनी है, अनअवॉइडेबल है, तो वो भी रेलेवेंट नहीं होगी क्योंकि वो इजाफी नहीं होगी। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, आई होप कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, ये क्रैश कोर्स है, अगर मैं इतनी डिटेल में जाना शुरू होऊंगा तो बस एक लंबा थोड़ा लेक्चर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है which is the benefit foregone when one alternative is chosen over another, ये भी relevant कॉस्ट होती है, क्योंकि ये इजाफी आपको कॉस्ट पड़ रही होती है, गो के आउट ऑफ पॉकेट नहीं होती, बट इजाफी कॉस्ट होती है। तो हम क्या कहते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलेवेंट कैश फ्लो समझना है, हमने संक कॉस्ट को रेलेवेंट कैश फ्लोज नहीं समझना। इस पे अच्छे खासे एमसीक्यूज भी बने हुए हैं और मैंने भी पोर्टल पर डाले हैं, तो आपको ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो कह रहा है कैश फ्लोज होने चाहिए, डेप्रिसिएशन इज नॉट रेलेवेंट। तो रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके एक छोटा सा मैं
जो है वो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज अक्सर आपको फॉर एग्जांपल डिसीजंस में भी आ सकती है। तो लेट्स से एक नया प्रोजेक्ट है और उसमें एक एग्जिस्टिंग मशीन है वो यूज होगी। एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक एग्जिस्टिंग मशीन है वो यूज होगी। अच्छा, वो मशीन अगर यूज ना होती तो आप उसे बेच देते। उस मशीन की ओरिजिनल परचेज प्राइस 20,000 है, आज उसकी नेट बुक वैल्यू 5,000 है और उसकी एस्टिमेटेड करंट सेल वैल्यू जो है वो 4,000 है। अब सवाल ये है कि मैं जब उस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इस मशीन की कितनी कॉस्ट डालूं, इस मशीन की कितनी कॉस्ट डालूं। अभी मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, इस मशीन की कितनी कॉस्ट डालूं, 20,000 डालूं, 5,000 डालूं, 4,000 डालूं। तो इन तीन में से मैं क्या कॉस्ट लूं इस प्रोजेक्ट की, जब मैं कॉस्ट बेनिफिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रेलेवेंट कैश फ्लो निकालना है। तो सबने जवाब दिया 4,000, विच मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आप क्लियर हैं। तो हमने 20,000 क्यों नहीं डाला, 20,000 इज संक कॉस्ट, ठीक है, संक कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 5,000 क्यों नहीं डाला, क्योंकि 5,000 क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, तो ये भी उस म्यार पे पूरा नहीं उतरा। कौन सा म्यार है, 1 2 3 वाला म्यार, ठीक है। तो ये अलबत्ता जो है, ये अब 4,000 वो है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में ना लगाते तो हम इस 4,000 की मशीन को बेच सकते थे, लेकिन अब उसे नहीं बेचेंगे। जब नहीं बेचेंगे तो वो 4,000 का फायदा नहीं आएगा, वो 4,000 का फायदा जो नहीं आएगा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हम इस प्रोजेक्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चार्ज कर देंगे एज अ रेलेवेंट कैश फ्लो, ठीक है। तो एक चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। अगर किसी को इस वक्त कोई एम्बिगुइटी है रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में, वो मेरे से अभी क्लियर कर ले। अदरवाइज मैं जो है वो अगली बात पे जा रहा हूँ और वो भी कैश फ्लो से मुतल्लिक ही है। आई गेस देयर इज नो एम्बिगुइटी। अच्छा जी, अब अगेन मैं टूल्स पे जाने से पहले, टूल्स पे, एंड व्हाट डज आई मीन बाय टूल्स, आपको पता है कि टूल्स कौन से हैं और आपको पता है कि उन टूल्स में एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, एआरआर, ये सारे टूल्स हैं। किस चीज के टूल हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। आपको पता है टूल्स का मामला इतना मुश्किल नहीं है, जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं तो शायद एनपीवी निकालना या आईआरआर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, सवाए उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों के, और एमसीक्यू में वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो मैं अभी दूसरे हाफ में जाके आपके साथ एनपीवी आईआरआर निकालने पे भी बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फाउंडेशंस बिल्ड अप करने के लिए बहुत जरूरी है कि कैश फ्लोज पे भी बात कर ली जाए, जो कि मैंने एक बात तो कर ली कि रेलेवेंट लेना है। अच्छा, अब टिपिकली आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोजेक्ट में चार तरह के, समझ लो कि कैश आउटफ्लोज होते हैं और चार तरह के लेट्स से कैश इनफ्लोज होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो, चलो मैं इस थ्योरी पे नहीं जाता, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि होता क्या है कि टिपिकल कैश फ्लोज में एटलीस्ट तीन तरह के कैश फ्लोज होते हैं। पहला, जो आप आज इमीडिएट खर्चा करते हो, आपको सबको पता है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसकी परचेज की कॉस्ट और उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट, और अगर उसमें से कुछ आपको बेच के पुराने एसेट से पैसे मिल गया है तो उसमें से आप वो माइनस कर लेते हो, रिडक्शन कर लेते हो, तो एक आज का कैश फ्लो, इनिशियल कैश फ्लो जिसे आप कह देते हो। दूसरा, आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना होता है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। तो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हो तो उस वक्त आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो इन्वेस्ट हो जाता है, और वो भी आपकी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है कैश में, रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में। और फिर उसके बाद जो तीसरा जो है वो मेनली पीरियोडिक रिटर्न है, पीरियोडिक कॉस्ट और पीरियोडिक बेनिफिट्स हैं, यानी कि एनुअल। तो आज कुछ पैसे लगाए, आज कुछ आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, वो भी लग गए पैसे, और आने वाले वक्तों में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिलेगा।
और फिर एंड में आपको पता है एक टर्मिनल कैश फ्लो होता है। तो मैं इतनी लंबी बात उसमें जाने की बजाय आपके सामने सिर्फ ये एक छोटा सा टेबल रखता हूँ, तो आपने अपने जहन में ये टेबल जो है वो बिठा लेना है। आपको शायद पहले से ही पता हो, लेकिन मैं रिफ्रेश करवा दूं आपको। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की टाइमलाइन बनाओ, और अभी मैं आपको एक अप्रोच भी बताऊंगा कि मैं तो एक ही अप्रोच से सॉल्व करता हूं क्वेश्चन कैश फ्लोज के और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, और वो अप्रोच भी गैरिसन की बुक में ही है, और मैं कोशिश करता हूं कि तमाम सवाल को इसी अप्रोच से करूं। तो इस अप्रोच में क्या है कि आप एक तो कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज को इस तरह से देखो कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में से क्या नोट करो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिर उसके बाद क्या नोट करो कि इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना है, क्योंकि अगर इजाफी आपको वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ता है, इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है आज उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है समझ लो, और वो भी आज लग गई। और फिर उसके बाद सालाना जो कॉस्ट है आप वो देखो, सालाना कॉस्ट, सालाना रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट, सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये पीरियोडिक एनुअल कॉस्ट है। ठीक है, इसमें भी खैर दो तरीके होते हैं, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कैश इनफ्लोज में आप देखो कि इजाफी फायदा क्या है, आप ये प्रोजेक्ट लगाओगे तो इससे इजाफी फायदा क्या होगा। तो फायदा रेवेन्यूज की सूरत में भी हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट बेचोगे और पैसे आएंगे, और फायदा ये भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आप एक मशीन ऐसी लगा रहे हो जिससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो कॉस्ट रिडक्शन भी एक फायदा है। और फिर बाज का क्या होता है इनफ्लोज में, इनफ्लोज में आप जब वो एसेट 5 साल के बाद बिक जाएगा तो सैल्वेज आ जाएगी, तो वो सैल्वेज भी इनफ्लो में आ सकती है। और फिर एक इनफ्लो आता है बिल्कुल आखिर में, लास्ट में, और वो होता है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड में आप क्यों ले रहे हो। तो देखो, जब आप बिजनेस वाइंड अप करोगे तो जो वर्किंग कैपिटल है, एक्सेस इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, वो एंड में तो क्लियर हो ही जाएगा। जब वो एंड में क्लियर होगा तो वो कैश रिलीज हो जाएगा, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, तो वो भी आपका इनफ्लो है। तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन में अगर कैश फ्लोज बड़े मिक्स से दिए हुए हैं कि देखिए हम ये प्लांट लगाएंगे, इससे ये सेल होगी, इतने यूनिट सेल होंगे अगले 5 साल में, ये उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आज इतने ये प्लांट खरीदेंगे या ये प्लांट की इन्वेस्टमेंट है, आज इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, 5 साल बाद इतना वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा। तो आपने उसको फौरन इस तरह से कैप्चर करना है, और इसके बाद इसकी एक टाइमलाइन बना लेनी है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विकली क्वेश्चन की शेप में दिखा सकूं, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको रिफ्रेश करने के लिए क्वेश्चन की शेप में दिखा देता हूं। तो लेट्स से ये एक सवाल है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि आपको इक्विपमेंट चाहिए, 60,000 उसकी कॉस्ट है, 1 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, और 4 साल में, यानी कि 4 साल के बाद ओवरऑल रिक्वायर्ड है 5,000 की, ये कॉस्ट है। और उसके बाद 5 साल बाद वो बिक सकता है 10,000 का, उसकी सैल्वेज वैल्यू, ये कॉस्ट है। अब ये है वन टाइम कॉस्ट, ठीक है, तो ये अलग से दी हुई है। ये आज लगनी है, ये आज लगनी है, ये चौथे साल में लगनी है, ये 5वें साल में रिटर्न इनफ्लो आना है। ठीक है, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए ये कब, टाइम पीरियड भी साथ साथ क्लियर होना चाहिए। और ये जो है वो सालाना कॉस्ट और रेवेन्यूज हैं, जिसको आप नेट कर सकते हो सालाना कॉस्ट और रेवेन्यूज को। तो 2 लाख रेवेन्यू आएगा, एक 25,000 उसकी कॉस्ट है, और 35,000 जो है उसकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, तो इसको तो मैं नेट कर सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सालाना मुझे 30,000 का इस प्रोजेक्ट से इनफ्लो आएगा। और ये कब तक आएगा, जब तक ये प्रोजेक्ट है, तो 1 to 5। अब जैसे ही आप ये सवाल पढ़ो, तो ये सवाल खैर बाकायदा एक टेबल में दिया हुआ था, लेकिन जो और मुश्किल सवाल होते हैं उसमें ये टेबल भी नहीं होता, आपको ये चीजें खुद पे करनी पड़ती हैं। तो आपने अप्रोच जो यूज करनी है ना, वो ये यूज करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस अप्रोच से यूज टू भी होंगे, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो वो आपने एनुअल सबसे पहले कर लिया, मेरे ख्याल में मैंने गलती से 30 निकाला था, ये असल में 40 है, तो ये कर लिया। उसके बाद आपने फॉरेन आइटम्स लिखने शुरू कर दिए जो वहां पे लिखे हुए थे, परचेज है, वर्किंग कैपिटल है, ओवरहॉल है, एनुअल इनफ्लोज है, सैल्वेज है, वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड है। इसको बेशक आप किसी भी तरतीब से लिख लो, जैसे जैसे आपके जहन में आ रहे हैं या आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ये तरतीब मैटर नहीं करती, ये मैं पहले लिख सकता था, ये बाद में लिख सकता था, बट मैंने वो सारे कैश फ्लोज को यहाँ पे लिखना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने ये लिखना है कि ये कैश फ्लोज कब कब रिक्वायर्ड है। ये 4 साल में, ये 5 साल तक, यानी कि 1 से लेकर 5 साल तक, ये 5वें साल में, ये 5वें साल में।
और फिर मैं इसकी अमाउंट लिख दूंगा। बिलीव यू मी कि अगर आप क्वेश्चन को इतना समझ लेते हैं, इतना आपको क्वेश्चन का कैश फ्लो वाली मामला समझ आ जाता है, उसमें आप नहीं फंसते और ये लिख लेते हैं, तो आप ज्यादातर मसाइल से बच जाएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उससे बच जाएंगे। अब खैर सीबी में ये मामला है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ नहीं सकती, वो 15 नंबर वाला तो सवाल आ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोटे सिनेरियो में ही किसी कैश फ्लो में ही घुमा के आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा, वो इतना लंबा जाएगा नहीं, या कैश फ्लो देके किसी टूल में आपको घुमा के अल्टीमेटली वो पूछ लेगा। बट फिर भी क्लैरिटी तब तक नहीं होगी जब तक हमें एक लॉन्ग अप्रोच भी साथ साथ समझना है। तो आपने ये फौरन काम कर लेना है। उसके बाद वाला मामला वो मैं अभी आपको अलग से समझाता हूँ, आपको वैसे ही पता है कि फैक्टर लगाने होते हैं और प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी होती है। अच्छा जी, ये बात करने के बाद अब एक बात और मैं कर लूं और फिर मैं कैप्लन के चैप्टर पे चलता हूँ, और आप बेशक इसके बाद सवाल भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ना सवाल को करने की दो अप्रोचेस होती हैं, एक टोटल अप्रोच होती है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। आपको दोनों अप्रोचेस से सवाल को करना आना चाहिए, और खास तौर पे आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे की जाती है, ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है, ज्यादा लॉजिकल है। तो जिन स्टूडेंट्स की लॉजिक स्ट्रांग होती है वो डेफिनेटली इंक्रीमेंटल से ही करते हैं, करना भी इंक्रीमेंटल से चाहिए। टोटल से हो जाएगा सवाल, लेकिन टाइम भी ज्यादा लगेगा, और आप अल्टीमेटली जो है वो हो सकता है एग्जामिनर आपसे टोटल अप्रोच मांगे ही ना, वो इंक्रीमेंटल अप्रोच में ही सवाल पूछ रहा हो, वो पूछे इस तरीके से कि बताएं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना है। तो इसलिए ज्यादा जोर आपने और ज्यादा फोकस आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच पे लगाना है। अब इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल है। अगेन इस मिसाल को मैं तफसील से नहीं बयान करूंगा, ये गैरिसन की बुक से ली गई मिसालें हैं, आपके पास अगर गैरिसन की बुक है उसमें से पढ़ लें, नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से पढ़ लें, लेकिन जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं उस पर एम्फेसाइज करूंगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन लूंगा। तो बेसिकली एक कंपनी है जो फेरी सर्विसेज देती है, इसकी जो फेरी बोट है वो पुअर कंडीशन में है, और ये इसको या तो रेनोवेट करें 2 लाख में, रेनोवेट करें 2 लाख में, एक ऑल्टरनेटिव, और या फिर जो है फर्दर रिपेयर्स एंड ओवरऑल विल बी नीडेड एंड दिस एंड दैट, या फिर जो है इसे ये बेच दें और जो है एक नई फेरी जो है वो परचेज कर लें एट 360,000। तो न्यू वन, रिप्लेस दिस विद न्यू वन, रेनोवेट कर दें या रिप्लेस कर दें विद द न्यू वन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जगह जगह कैश फ्लोज हैं कि पुरानी फेरी कितने की है, उसकी 5 साल के बाद ओवरऑल कराना पड़ जाएगा, कॉस्ट है, और उसके बाद उसकी 5 साल के बाद जो स्क्रैप वैल्यू, 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू होगी वो दी हुई है, आज इतनी है 10 साल के बाद इतनी होगी। तो बेसिकली ये आपको ना सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और उसके बाद इस ऑल्टरनेटिव का भी दिया हुआ है। अब मुझे करना क्या चाहिए, अगर तो मैं यूज कर रहा हूँ टोटल अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, तो मैं जो रेनोवेट वाली ऑप्शन है उसको अलहदा से सॉल्व करूंगा, और जो ऑप्शन है रिप्लेस वाली कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ न्यू वन, उसको अलहदा से सॉल्व करूंगा। तो मैंने वहां से कैश फ्लोस पिक कर लिए कि अगर मैं नई फेरी लेता हूं तो आज 3,60,000 लगाना है, ये मैं वहां से पिक कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। और सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड फेरी मुझे मिल जाएगी आज, क्योंकि मैं पुरानी मशीन बेच दूंगा, पुरानी फेरी बेच दूंगा, उससे उससे जो है ये पैसे आ जाएंगे। और जब मैं ये नई फेरी लूंगा तो 5 साल बाद मुझे इतनी रिपेयर करानी पड़ेगी, और सालाना मुझे ये फायदा है 10 साल तक, और फिर 10 साल के बाद ये फेरी बेच के भी मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उन तमाम कैश फ्लोज को जो वहां पे ऊपर लिखे हुए थे न्यू फेरी के, वो अलहदा से लिख दिए, और उसके बाद ये इंटरेस्ट फैक्टर लगा के इसको अलहदा से सॉल्व कर लिया। ये इंटरेस्ट फैक्टर वाली बात मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, अलहदा से मैं बात करता हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या थी, क्या आपने कहा कि इसको इसको ओल्ड फेरी को रखते हैं, इसको रेनोवेट कर देते हैं। तो आपने कहा अच्छा, एक खर्चा रेनोवेशन का है, और रेनोवेशन का जो खर्चा है वो आपका 2 लाख का है, ठीक है, ये रेनोवेशन का खर्चा है। उसके बाद रेनोवेट करने के बाद फिर 5 साल बाद आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद 10 साल में फिर आपका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा 1 से लेकर 10 साल तक 1 लाख का,
और उसके बाद सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड फेरी है जो कि आपको 60,000 की मिलेगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ऑप्शन को अलहदा सारे कैश फ्लोज लिखे, इस ऑप्शन के अलहदा कैश फ्लोज लिखे, इस ऑप्शन का अलहदा प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इस ऑप्शन की अलहदा प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और फिर आपने डिफरेंस देखा, और फिर आपने देखा कि चूंकि प्रेजेंट वैल्यू रिप्लेस करने की न्यू फेरी की ज्यादा है तो हम रिप्लेसमेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। सो वो एक अलहदा बात है कि डिसीजन कैसे लिया। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारी बात की है, वो ये है कि ये डिसीजन बहुत लॉजिकल हो जाता है अगर आप इसको इंक्रीमेंटल बेसिस पे एनालाइज करें। तो अब इंक्रीमेंटल बेसिस पे अगर आप देखो, और अगर मैं इसका इंक्रीमेंटल एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो है ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो 3,60,000 है, और अगर मैं अपनी पुरानी फेरी को रेनोवेट कराता हूं तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब इंक्रीमेंटल सेंस में सोचो कि क्या हो रहा है, अगर मैं पुरानी फेरी को रेनोवेट करवाता हूं तो 2 लाख का खर्चा है, और अगर मैं उसको नई फेरी से रिप्लेस कर लेता हूं तो 3,60,000 का खर्चा है। तो इजाफी खर्चा कितना है नई फेरी का, 1,60,000। तो मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करूंगा कि जो इजाफी खर्चा है फेरी को रिप्लेस करने का वो 1,60,000 है। इसको मैं कहूंगा इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में मैं कहां से बात स्टार्ट करूंगा, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट टू बाय द न्यू मशीनरी। तो मैंने यहां पे कहा कि आज मेरी सिर्फ 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब ये बात मैंने क्यों की, जो मैंने शुरू में रेलेवेंट की बात बताई थी। देखें, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट तो आपकी तब भी है जब आपने रेनोवेट करना है, और अगर आपने न्यू लेना है तो 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो 2 लाख तो दोनों में सेम हो गया। और रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कॉस्ट सेम रहे वो रेलेवेंट नहीं हो सकती। इसमें जो इजाफी कॉस्ट है वो 1,60,000 है। तो इजाफी जो कॉस्ट होती है वो रेलेवेंट होती है और डिसीजन उसकी बेस पे लेना चाहिए। तो जो ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है, जिसपे एमसीक्यूज भी आपको आएंगे, जिसपे क्वेश्चन भी आएगा, जो ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, वो इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि एक ऑल्टरनेटिव का कैश फ्लो, दूसरे कैश फ्लो, और जो इजाफी कैश फ्लो है उसको हम एनालाइज करेंगे कि इजाफी कॉस्ट और इजाफी बेनिफिट्स में। तो इसके बाद अब मैं जरा कैप्लन से आपको ये टूल्स और ये सारा गो थ्रू करा देता हूँ। बेसिकली ये कैप्लन P2 सीमा की बुक है, और ये आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैप्लन की ICMP वाली किताब है उससे काफी मिलती जुलती भी है। मैं इससे पहले भी इस रिसोर्स को यूज कर चुका हूँ पढ़ाने में। तो अल्टीमेटली ये बड़ी शॉर्ट और बड़ी क्रिस्प करके इन्होंने लिखा होता है, और इसी में फिर MCQs और चीजें आ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज एक थ्योरेटिकली क्लियर कर लें, कल आपसे ये क्वेश्चन किसी थ्योरी में पूछा जा सकता है कि बताएं जी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिसीजन मॉडल है उसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं, उसके अंदर फेजेस क्या होते हैं। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक फेज होता है क्रिएशन फेज। ठीक है जी, क्रिएशन फेज होता है, इसके अंदर क्या है, आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। आप अपनी फर्म का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मोस्ट ऑफ दी फर्म्स उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन्होंने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि अच्छा हमें एक्सपैंड करना है, या हमें कोई सोलर टेक्नोलॉजी लगा के अपनी कॉस्ट को बचाना है, या कौन सा ऐसा काम वो कर सकते हैं जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई स्टेट्स ऑफ नेचर। ये स्टेट्स ऑफ नेचर की जो बात ये है वो ये है कि जब ये अपॉर्चुनिटीज देखें तो साथ ही ये एक एनवायरनमेंट एनालिसिस करें। ठीक है, एनवायरनमेंट एनालिसिस कि ये उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस टेक्नोलॉजिकल और सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिकल फ्यूचर में आने वाले वक्त और हालात उसको भी एनालाइज करें अभी से। वो आपको पता होगा कि आप जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर पेस्टल एनालिसिस और वो सारा कुछ होता है। तो आपने क्रिएशन फेज में ही इस चीज को देख लेना है। फॉर एग्जांपल आज से साल पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा था तो उसे इकोनॉमी के ये वाले हालात जो इस वक्त हो रहे हैं उसके मुतालिक कोई ना कोई उसको बात सोचनी चाहिए थी, या उसको प्रोविजन देनी चाहिए थी, या वो फोरकास्ट करता कि आगे आने वाले वक्तों में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है। थिंग्स लाइक दैट। अब हर चीज नहीं सोची जा सकती, बट थिंग्स लाइक दैट
कि आने वाले चेंजेस को भी इस फेज पे आप जरूर देखो। तो इसके अंदर अल्टीमेटली फिर जो फेज हम कर रहे होते हैं, राइट, जो फेज हम कर रहे होते हैं वो होता है दूसरा डिसीजन फेज। अभी जो डिसीजन फेज है, दिस इज समथिंग विच वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर, जिसमें आप क्या करते हो, विल लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स कि जी एक ए आउटकम है, एक बी है, एक सी है, जिस तरह अभी जो क्वेश्चन किया उसके अंदर ए और बी था, ठीक है, और वी मेजर देयर पे ऑफ्स कि ए की कॉस्ट इतनी है और ए का बेनिफिट इतना है, बी की कॉस्ट इतनी है, बी का बेनिफिट इतना है। ये जो अभी हम काम कर रहे थे, ये चौथा और पांचवा स्टेप हो गया। छठा स्टेप सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कि हमने कहा जी सी बेहतर है, डिसीजन ले लिया। सातवां स्टेप ऑब्टेन ऑथराइजेशन, आपने किसी कमेटी से या किसी बड़े से अप्रूवल लेनी है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है ये ठीक किया है। तो बेसिकली ऑथराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन का, और इसके नॉर्मली एक कैपिटल बजटिंग कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑथराइज करती है बकायदा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके दिल में जो भी प्रोजेक्ट आए तो वो उसको लॉन्च कर दे, अप्रेजल करके उसको लॉन्च कर दे। लॉन्च करने से पहले इवन आपने अगर अप्रेजल भी उसका कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया, तो उससे पहले उसको अल्टीमेटली किसी जो है वो बड़े ने ऑथराइज तो करना ही है। तो बाज का स्टेप्स बड़े लॉजिकल से होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब पढ़े नहीं होते ना तो बच्चे कहते हैं कि अच्छा ये पता नहीं इसका जवाब क्या होगा, या बड़ा टेक्निकल सा जवाब होगा, तो वो फिर इस चक्कर में फंस जाते हैं। आखिरी जो स्टेप है वो है अल्टीमेटली कि आपने जब एक प्रोजेक्ट ऑथराइज हो गया उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट। इसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट के प्रोजेक्ट का आपने प्रोजेक्ट के इख्तिताम पे रिव्यू भी करना है और देखना है कि वो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए या नहीं हुए। वो रिव्यू और वो ऑडिट भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ रिव्यू की बात कर रहा है, ये शायद ऑडिट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो अब आप यहाँ पे बस एक चीज अपने अंदर इंजेक्ट कर लो, और वो ये है कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट इन स्टेप्स से होके गुजरता है। 3 मेन फेजेस हैं, क्रिएशन, डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन। और क्रिएशन फेज में फिर 3 स्टेप्स हैं, और डिसीजन फेज में फिर 4 स्टेप्स हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन में स्टेप्स हैं। तो ये इसकी आगे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना मैंने आपको बता दिया वो काफी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी होती है। इस कमेटी का काम क्या होता है कि वो ओवरसी करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, और इसके फंक्शंस ये होते हैं कि कोऑर्डिनेट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिसी को, अप्रेज करती है, रिव्यू करती है। तो अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी का कोई सवाल आ जाए, तो जिस तरह बजट कमेटी होती है, कमेटी जब भी होती है तो वो कुछ लोगों पे मुश्तमिल होती है और उसकी जिम्मेदारी वही होती है जो उस कमेटी का फंक्शन का नाम होता है। लाइक मैं कहूँ जी ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी का नाम यही होगा कि वो ऑडिट के जो मुख्तलिफ डिसीजंस हैं, कोऑर्डिनेशन है, या जो भी उससे रिलेटेड मामलात हैं वो उस कमेटी के जिम्मे होंगे। मैं कहूँ जी रेमुनरेशन कमेटी, तो रेमुनरेशन कमेटी रेमुनरेशन के मामलात को देखेगी। फिर बजट कमेटी, तो बजट कमेटी बजट के मामलात को देखेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी के मामलात को देखेगी। तो कभी भी कमेटी का वर्ड आपको आ जाए और आपको कमेटी पढ़ जाए तो एमसीक्यू में, तो इससे परेशान नहीं होना, चाहे पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो कहीं ना कहीं आपको वर्ड ही बता रहा होगा कि वो कमेटी क्या करती है, ये क्या कर सकती है। तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जी किसी ने पढ़ाया नहीं या हमने पढ़ा नहीं। बाज का ये इतनी कॉमन सेंस भी काफी होती है। ठीक है, कमेटी में कौन लोग शामिल होते हैं, तो मैं आपको कमेटी के भी ये कॉम्पोजिशन का बता देता हूँ कि नॉर्मली कमेटी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। जिस तरह बजट कमेटी में प्रोडक्शन का बंदा भी, आईटी का बंदा भी, फाइनेंस का बंदा भी बैठता है, इसी तरह यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी में भी प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, स्पेशलिस्ट। जाहिर सी बात है जितनी कमेटी मल्टी स्किल्ड होगी और मल्टी डाइवर्सिफाइड होगी, उतना उस कमेटी में अच्छे आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और वो अच्छे फैसले तक पहुंच सकेंगे। तो कमेटी में कभी भी आप ये नहीं कहते होते कि बस कोई मखसूस बंदा ही होता है। कमेटी इज ऑलवेज comprises of a group of people uh, who have different skill set and different functions, who are performing different functions. अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई। आज जितना भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम देख रहे हैं, और प्रोबेबली कल के लेक्चर में भी हाफ तक, उसकी कुछ assumptions हैं।
और उसकी assumptions ये हैं कि तमाम कैश फ्लोज को हम जान सकते हैं विद सर्टेनिटी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो आपके अभी आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रोबेबिलिटी का या एक्सपेक्टेड वैल्यू का, वो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमें सर्टेनिटी के साथ ना पता लग सके कि आज कितनी कॉस्ट लगेगी और कल कितना बेनिफिट आएगा, और उसमें हमें डाउट्स हों कि अच्छा 50% चांसेस हैं कि इतनी कॉस्ट लग जाए और 50% चांसेस हैं कि इतनी कॉस्ट लग जाए, हम सर्टेनिटी के साथ ना कह सकें, तो फिर वहां पे प्रोबेबिलिटी की बातें आती हैं और वहां पे फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो अलग है, हम फिलहाल उसको नहीं देख रहे। दूसरा assumption कि सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड्स की कमी है। वो जो राशनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटल राशनिंग का, कि जी हमारे पास बस लिमिट है जी 1 लाख रुपए की, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो अभी हम फिलहाल ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई कैपिटल राशनिंग नहीं है, कोई कैपिटल सीलिंग नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है, हम हर वो प्रोजेक्ट जिसमें एनपीवी पॉजिटिव आती है, जो अच्छा रिटर्न देता है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हमारी ये सिंपल अजम्पशंस चलेंगी जब तक आगे कोई बात ना बताई गई हो। फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कोई इन्फ्लेशन नहीं है, फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कोई टैक्सेशन नहीं है। जब मैं आपको कराऊंगा ना फर्दर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो उसके अंदर सर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगी, फंड्स की कमी भी हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी आ जाएगी, टैक्सेशन भी आ जाएगा, और वहां से मामला फिर बड़ा हाई फाई और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट डेफिनेटली उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज का सेशन में आपके साथ जरा एक स्लो और एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आपके साथ हो जाए। स्ट्रेट अवे एमसीक्यूज पे मैं आज कम से कम नहीं जाना चाह रहा, कल इंशाल्लाह आपको मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराऊंगा इन चीजों से रिलेटेड। ठीक हो गया जी। तो अब इससे आगे देखते हैं, कुछ टूल्स पे बात कर लेते हैं। ठीक चल रहा है इस तरह, या आप समझते हैं कि मुझे आपको क्वेश्चन ही कराने चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि मैं जरा हर टॉपिक में ना एक डिफरेंट अप्रोच लेता हूँ जो उस टॉपिक के लिए चाहिए होती है। आपने नोट किया होगा बजटिंग में और अप्रोच थी, फोरकास्टिंग में और अप्रोच थी, और अब जो है एक और अप्रोच है। अच्छा ठीक है, चलें, कुछ लोगों ने एंडोर्स कर दिए कि सर ये ठीक है। वेरी क्विकली जी, छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बला है। वो एक लाइव सेशन में भी किसी से पूछ रहे थे। मैं डेफिनेटली बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन टाइम वैल्यू मनी आपके एक सिंपल सा डायलॉग होता है कि जी बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस, कि जी जो एक बर्ड आपके हाथ में है वो दो उन बर्ड से बेहतर है जो बुशेस में छुपे हुए हैं। यानी कि आज अगर आपके पास $1 है, तो उन $2 से बेहतर है जो कल जो है आपको मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब क्यों वो $1 आज मिल रहा है, वो क्यों बेहतर है उन $2 से जो कल मिल सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे देखें जी, 2-3 मसले मसाइल हैं। एक रिस्क फैक्टर है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि जी कल वो मिले ना मिले, कल हो या ना हो, कल किसने देखी है। तो इसलिए वो जो $1 आज मिल रहा है वो उन $2 से बेहतर है जो कल मिलेगा। ठीक है, ये 1 और 2 मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, वरना 1 और सवा भी हो सकता है और 1 और 4 भी हो सकते हैं। एक फैक्टर हो गया रिस्क का। दूसरा फैक्टर इन्फ्लेशन, कि जी $1 आज आपको मिल रहा है, कल बेशक $2 मिलेंगे, लेकिन कल उन $2 की औकात $1 वाली रह जाएगी, तो फिर क्या फायदा हुआ $2 मिलने का और कल का इंतजार करने का, आज ही क्यों ना ले लें। इस वजह से भी आज का डॉलर उसकी वैल्यू ज्यादा है कल के $2 से। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा कंजम्पशन प्रेफरेंसेस। हम तमाम लोग बीइंग ह्यूमन, हमारी एक डिजायर होती है, और डिजायर वो बड़ी इमीडिएट होती है। हम अपनी कंजम्पशन को डिले नहीं करना चाहते। आज अगर मोबाइल खरीदना है तो हम कहते हैं बस आज ही ले लें, आज जहन में आगे गाड़ी लेनी है तो आज ही ले लें। तो आज हमारे पास वो पैसे होंगे तो हम वो चीजें अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। इसलिए कंजम्पशन के लिए भी, उन प्रेफरेंसेस के लिए भी हमें आज मनी जो है वो उसकी ज्यादा वैल्यू लगती है। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी बेस पे हम कह रहे होते हैं कि देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज का $1 कल के $1 से ज्यादा तगड़ा है, ज्यादा वैल्यू रखता है। और उसमें फिर फाइनली एक बात ये आ जाती है कॉन्सेप्चुअली, कि आज अगर आप $1 आपको मिल जाएगा, तो आज उसको आप इन्वेस्ट कर दो, बैंक में रख दो। बैंक में रखोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। वो इंटरेस्ट आपके पास ना आता अगर आप ना रखवाते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती। तो इसीलिए आज का $1 बेहतर इसलिए भी है कि आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको रिटर्न भी दे सकता है। तो यही सारे फैक्टर्स मिल के बनाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसमें फिर आप इस टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करते हो
और इस $1 और $2 आज और कल को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हो कि ठीक है आज मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ठीक है मुझे अगले 5 साल में 2 लाख मिल रहा है, मनी वाइज तो 2 लाख ज्यादा 1 लाख से, लेकिन वो जो मुझे 5 सालों में 2 लाख मिल रहा है, आज मैं फैसला ले रहा हूँ तो आज उसकी क्या वैल्यू है। तो आज अगर वो 2 लाख जो अगले 5 साल में मिल रहा है, आज अगर उसकी सिर्फ वैल्यू 1.25 लाख रुपए है, तो मुझे तो सिर्फ 25,000 बचे ना आज की सेंस में। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी का ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए फिर चीजें आ जाती हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। अब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग अगर तो आपने कोई सवाल पूछना हो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इसको लिख के भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी बेसिक सी बात है कि जब आप एक आज के कैश फ्लो को कल के कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे पूछूं जी आज आप $100 बैंक में रखवाते हैं तो 1 साल बाद ये कितना आपको मिलेगा अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो आप कहेंगे जी 110 मिलेगा। मैं कहता हूँ जी 2 साल बाद कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे जी 110 का फिर एक 1.10 मल्टीप्लाई कर लो तो $121 मेरे बैंक में मिलेंगे। तो इसको डायरेक्टली निकालने का फिर फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r रेज टू पावर n। आई होप ये फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से आता होगा, मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली आज के $100 को कल के किसी भी साल के 10वें साल, 50वें साल, 100वें साल की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। इसी तरीके से कंपाउंडिंग के उलट होता है डिस्काउंटिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग तो हो गया कि आपने एक करंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। डिस्काउंटिंग इसके उलट हो गया कि आपने एक फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और ये ज्यादा इस्तेमाल होता है और ज्यादा इसकी एप्लीकेशन होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कि एक कल की वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। उलट हो गया डिस्काउंटिंग, इसे कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला आपका उसका कंपाउंडिंग का होता है उसका आप उसी को चेंज कर लेते हो। तो अभी कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन। तो अगर मैंने अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है। हमें टेबल्स दिए होते हैं डिस्काउंटिंग टेबल्स, हम उन डिस्काउंटिंग टेबल्स को देख के डिस्काउंट फैक्टर से निकाल लेते हैं। ये भी एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छे से करनी आती है, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब ये जो डिस्काउंटिंग के और ये क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नहीं कराने लगा, प्रैक्टिस पोर्टल पे डाल दूंगा, होपफुली आप इसका एक एक क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जिसको अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं उसका फिर दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तीसरा नाम डिस्काउंट रेट है, चौथा नाम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ये एक ही बातें हैं, तो होपफुली आपको ये भी पता होगा और पता होना चाहिए। फिर ये चैप्टर कहते हैं जी 4 मेजर टेक्निक्स हैं, 4 मेजर अप्रेजल मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एक IRR है, एक पे बैक है, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। आज मैं सिर्फ 2 पे बात करूंगा और उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, एक दो MCQs करा दूंगा और उसी से रिलेटेड पे आपको थोड़ा सा ले जाऊंगा। और कल जो है वो फिर हम आगे दूसरे मेथड्स पे देखेंगे और कल कॉम्प्लेक्सिटी और MCQs पे चलेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है जी? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द नेट बेनिफिट और लॉस इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट करने से आपको नेट बेनिफिट या नेट लॉस क्या होता है, और वो जो नेट बेनिफिट और नेट लॉस होगा वो एब्सोल्यूट मनी में नहीं होगा बल्कि प्रेजेंट वैल्यू में होगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो एनपीवी को कभी हमने लिखना हो तो हम ये लिख देते हैं कि एनपीवी इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस, अच्छा ये जो इसका गो टू मीटिंग का पेन है ना ये मजे का नहीं है, ये बेसिकली एक और मुझे ये सही लिखने नहीं देता, तो मुझे इसमें काफी प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं शायद फ्यूचर में से यूज भी ना करूं। सो एनपीवी इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब आपने देखा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया कि उस प्रोजेक्ट में आउटफ्लोज होते हैं और उस प्रोजेक्ट में इनफ्लोज होते हैं, और वो आप अलग से लिख लेते हो। तो जितने आउटफ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और जितने इनफ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है अभी हमने देख लिया था, और उसको नेट कर लो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो टेक्निकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का व्यू समझो कि ये सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अगर ये आ गई पॉजिटिव में तो समझ लो ये सरप्लस है, समझ लो कि इन्वेस्टर को पैसे बच रहे हैं 2-4,
ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है तो समझ लो उसको 2-4 पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसे लगाएगा वो पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी रिकवर हो जाएगी, तो उसे 2-4 पैसे बच जाएंगे। और अगर एनपीवी नेगेटिव में है तो समझ लो उस इन्वेस्टर को डेफिसिट हो रहा है कि जो उसने पैसे लगाए और जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो बस वो भी पूरी नहीं हो सकी और उसे नुकसान हो गया। तो एनपीवी पॉजिटिव होगी, पैसे बच रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग से निकल जाएगा। और अगर अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, प्रेफरेंस देख रहे हैं, तो जिस प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा पैसे बच रहे हैं वो उतना प्रेफरेबल होगा। तो ये इसकी एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन है एंड दिस इज मोस्टली नोन टू द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं। ठीक हो गया, इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस भी एक दफा जरा सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर गड़बड़ भी कर देते हैं। पहली अजम्पशन ये है कि तमाम कैश फ्लोज हैं वो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे अकर होते हैं। ठीक है, all cash flows occur at the start or end of the year। ठीक है, यानी कि मिड ईयर में कैश फ्लो नहीं होगा, यहाँ स्टार्ट में होंगे, साल के शुरू में या साल के एंड में। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत सारे कैश फ्लोज साल के बीच में हो रहे होते हैं, लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ कैश फ्लो साल के शुरू में है या साल के एंड में है। और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो एट वंस अक्कर होती है। ठीक है, और जो बाकी कैश फ्लोज हैं वो भी वो इन अ ईयर टाइम अक्कर होते हैं। तो अनलेस द एग्जामिनर स्पेसिफाइज अदरवाइज, यानी कि अनलेस कोई एग्जामिनर कहता है कि कुछ दूसरा नहीं है, इट इज अज्यूम्ड, आप ये अज्यूम करोगे दैट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग एनी वर्किंग कैपिटल अकर्स इन एडवांस, कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन एडवांस अकर हो रही है, व्हिच मींस जीरो टाइम पीरियड पे, साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अनलेस एग्जामिनर सेज अदरवाइज, अगर एग्जामिनर ये कहता है कि वर्किंग कैपिटल अभी शुरू में नहीं चाहिए था, साल बाद चाहिए था, तो ये अदरवाइज की मिसाल हो गई। ठीक है, तो अदरवाइज जो है आप तमाम इन्वेस्टमेंट्स को साल के शुरू में लोगे। अच्छा जी, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको डेफिनेटली आप मुझे खुद बता देंगे, कराने की जरूरत है नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एक टेबल से देख लेते हो, एट टाइम 0-1 होता है, उसके बाद आपको पता है जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं टेबल से वो आप ले लेते हो, इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप एनपीवी निकाल लेते हो, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट हो जाता है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो मुझे पता था कि आप यही कहेंगे कि सर इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम जो है वो सारा बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए बस एक जो जिसे कहते हैं ना कि मैंने डेफिनेटली अपना एक फर्ज पूरा करना था वो मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा जी, 2 प्रोजेक्ट्स हैं और 2 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जी, प्रोजेक्ट ए है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.5 लाख है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 20,000 है, उसके बाद एनुअल कैश फ्लोज 1 2 3 4 में इतने हैं। प्रोजेक्ट बी है, उसके आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, उसके बाद उसके आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं। तो अब ये थोड़ा सा आपका समझ लें कि प्रेफरेंसेस वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपने दोनों प्रेफरेंसेस में से किसी एक को चूज करना है। तो अब आप क्या करोगे, आप इस दोनों प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग देखोगे और उसके बाद इसकी एनपीवी निकालोगे और जिसकी एनपीवी बेहतर होगी आप उससे कर लोगे। तो अगेन इस क्वेश्चन को हमें क्विकली करने की कोई जरूरत है नहीं, बस एक दफा मैं जरा चैप्टर से गो थ्रू हो जाऊं, उसके बाद हम किट के क्वेश्चंस कुछ करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमारा आज का टाइम ऑलमोस्ट इसी पे कंज्यूम हो रहा है, मैं कल से ही शायद आपको एक अच्छी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस है वो करवा सकूं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एनपीवी, लेकिन आज कम से कम मैं आज तक कवर जरूर करूंगा, उसके बाद कुछ किट से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेंगे। एडवांटेजेस क्या है एनपीवी के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है, जेन में बस डाल दें फटाफट। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न कौन सी होती है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न वो होती है जो आपको एक बस वैल्यू बता देती है कि जी अच्छा बस ये वैल्यू है, और फिर आप उस वैल्यू को देख के फैसला कर लेते हो। पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव आपने फैसला किया कि ये ठीक है, नेगेटिव है, तो ये रिलेटिव मैयर नहीं है। अब रिलेटिव मैयर बाज का नुकसान भी होता है किसी चीज का। तो उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज नॉट प्रॉफिट्स, ये कैश फ्लो की बेस पे है, प्रॉफिट्स की बेस पे नहीं है। इट कंसीडर होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, इट लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ड्रॉबैक्स क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को आप कहो जी एनपीवी पॉजिटिव इतनी आई है और एनपीवी माइनस इतनी आई है, तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू द मैनेजर, और इट
requires knowledge of cost of capital, it is relatively complex. है, पता नहीं कहाँ से complex है, but still it is written as disadvantage. अब इस डिसएडवांटेज को जरा रिमूव करने के लिए और मैनेजर को आसानी से बात समझाने के लिए हम इसी एनपीवी को आईआरआर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आईआरआर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आईआरआर किसी भी प्रोजेक्ट का जो है वो रिटर्न होता है, एक ऐसा रिटर्न जो सिर्फ उसकी कॉस्ट कवर कर रहा है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि प्रोजेक्ट का इंटरनल रिटर्न कितना है, यानी कि उतना रिटर्न जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बस पूरा कर रहा है, तो वो कितना है, तो वहां पे हम सॉरी मैं गलत कह गया, एक ऐसा प्रोजेक्ट का रिटर्न जिसमें उसकी एनपीवी इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बराबर हो रही है, देयर इज नो सरप्लस, देयर इज नो डेफिसिट, वो रिटर्न कितना है। और अगर वो रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहा है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कम आ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक निकाल लेते हैं जो कि एक रिलेटिव मेजर है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मुझे आप बताएंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम आता है, ताकि मैं सिर्फ उस प्रॉब्लम को हिट करूं। अदरवाइज मेरे नजदीक आईआरआर सिंपल इतना है कि आपने एक एनपीवी निकालनी है, जिस तरह एनपीवी निकालते हैं, उसके बाद आपने एक दूसरी एनपीवी निकालनी है और दो एनपीवीज को लेके आपने आईआरआर को इंटरपोलेट करना है। और इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन होता है, वो आपने कई दफा पढ़ा भी होता है, आईआरआर इज इक्वल टू एल प्लस एन। एल इसमें क्या है, लो एनपीवी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या है आपका, एनपीवी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको अक्सर इस तरह नहीं लिखता होता, मैं इसको एनपीवी पॉजिटिव और एनपीवी पॉजिटिव माइनस एनपीवी नेगेटिव हाई लो इस तरह करके लिखता होता हूँ। 12 फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ी होगी। मुझे जरा यहाँ पे क्विकली को बता दे कि इस आईआरआर के दो नंबर पॉजिटिव आए एनपीवी, तो फिर वो भी ले सकते हैं जी। ले तो आप दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव में ना इंटरपोलेट नहीं होगा, दो पॉजिटिव में इंटरपोलेट नहीं होगा। इंटरपोलेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो होना जरूरी है। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप एक रेट ले लेते हैं, तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 20% ले लो स्टार्टिंग। तो 20% पे क्या है जी, 20% पे लेट से पॉजिटिव आपका आ गया, ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव आ गई। तो अब आप क्या करोगे, आप अब चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अब आप रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे अगर आपने एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव करनी है? आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर आपने एनपीवी पॉजिटिव से नेगेटिव करनी है तो रेट को आप बढ़ाओगे या कम करोगे? इंक्रीज करेंगे जी, रेट आप इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करेंगे तो डिस्काउंट फैक्टर जो है वो छोटा हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक रेट हिट करते हो, अगर पॉजिटिव आती है तो रेट बढ़ा देते हो, नेगेटिव आती है तो रेट घटा देते हो, और फिर आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवीज में चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हो, ठीक है। तो चलें, इतना एक पढ़ने के बाद और आईआरआर जानने के बाद और आईआरआर की कैलकुलेशंस के बाद, और यहाँ पे बाज का क्वेश्चन में खुद भी लिखा होता है कि ये इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है और ये इसके कैश फ्लोज हैं। तो आपने एनपीवी प्रोजेक्ट की कैलकुलेट करनी है 15% पे, 20% पे। तो नेचुरली अगर आपको उसने कह दिया है तो आप 15% पे देखोगे, 20% पे देखोगे, एक पे माइनस आएगी, एक पे प्लस आएगी, और फिर आप वो फॉर्मूला लगा के इसको इंटरपोलेट कर लोगे। और लेट्स से अगर वो 16% आती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दोगे। 18% आती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, नाउ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो तो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं अभी इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा किट पे ले जाके एक दो 10-12 क्वेश्चंस कम से कम हम जरा आज इस सेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। गो कि हमने ज्यादा टाइम जो स्पेंड किया है वो हमने टाइम स्पेंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही किया है, ताकि बस माउस नहीं था, अदरवाइज मैं जरा जल्दी पहुंच जाता, मुझे जरा स्क्रॉल डाउन करके पहुंचना पड़ा जिसकी वजह से देर लग गई। एनीवेज, लेट्स स्पेंड 10 to 15 क्विक मिनट्स ऑन डूइंग समथिंग, ताकि हमें एहसास हो कि हमने प्रैक्टिस भी की है। तो you are currently employed as management accountant in an insurance company. You are contemplating starting your own business. In considering whether or not to start your own business, what would be your current salary be? अब देखिए ना, आप मुझे कह रहे थे ना कि वो रेलेवेंट कॉस्टिंग हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, और इनफैक्ट इसका जवाब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो आपका जो सैलरी है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
उसके बाद इन डिसीजन मेकिंग which would need to be considered to be relevant cost, which of the following characteristic associated with relevant cost। अभी आपको पढ़ाया था ना, देखें वही क्वेश्चन आ गया। फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट होती है, इंक्रीमेंटल रेलेवेंट होती है, और डिफरेंशियल भी रेलेवेंट होती है। ठीक है, डिफरेंशियल भी रेलेवेंट होती है। इंक्रीमेंटल हो गया इंक्रीजिंग सेंस में, डिफरेंशियल हो गया डिफरेंट सेंस में। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंटल का वर्ड भी होता तो वो भी सेम ही होता। तो इसका आंसर हो गया 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक उसने पूछ लिया आपसे। अच्छा, फिर देखें जरा, फिर रेलेवेंट कॉस्ट के उसने सवाल पूछा है, और उसने कहा है कि एक मशीन है कंपनी के पास, काफी दिनों से आइडल पड़ी हुई थी, और ये अब एक कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो सकती है। इसकी नेट बुक वैल्यू 1000 थी, अगर इस्तेमाल नहीं होती तो ये बिक सकती है 1200 की। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जब आपको बता रहा था, इसका जवाब भी 1200 ही है, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि जिन चीजों का हम बात फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, अच्छा इसमें से क्या वो पूछ लेगा, तो एग्जामिनर अब इसमें से भी बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद 12.4 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, अब ये आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो इसका जवाब आप देख लें क्या है। परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी, यस। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, यस। रिफर्बिशमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, यस। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नो। ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है। सो 1, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।